गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कुछ नए टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम नजदीक है और ठंडी भी बहुत पड़ रही है बच्चों, तो जो कम समय हमारे पास बचा हुआ है उस समय में हम कैसे अच्छे अंक ला सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, उसके लिए एक ही तरीका है कि हम अनसॉल्व पेपर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो अनसॉल्व की ही शुरुआत आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए 2022 यानी 2022 का जो पहला सेट है जो 324 एफ है। ठीक है, मैथमेटिक्स का कोड है 324 और पहला जो सेट है वो एफ है। ठीक है, तो इसी को हम स्टार्ट करेंगे 324 एफ को। इस वीडियो में हम इसी पर विशेष जोर देंगे। तो ये वीडियो इस पेपर को सॉल्व करने के लिए हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक ही पार्ट में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसलिए तुम लोगों की सुविधा के लिए हम इसके दो पार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम इस प्रश्न पत्र का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जैसा कि तुम सब लोगों को मालूम है कि पूरे पेपर में आपको कुल मिलाकर 9 क्वेश्चन आते हैं और उन 9 क्वेश्चंस में पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाता है, ताकि अच्छे से आप प्रश्न को पढ़ करके समझ सकें। और सारे प्रश्न कंपलसरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं, हर प्रश्न आपको करना है। और तो ज्यादा उसके बारे में हम ना बताकर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो है वो एमसीक्यू बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला पार्ट जो इसका है वो है यल किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है। यल एक समुच्चय है किसका? सरल रेखाओं का। एक समतल में सरल रेखाओं का समुच्चय है और इसके आधार पर हमें यह बताना है कुछ संबंध इसमें दिया गया है। क्या संबंध है? R इज इक्वल टू L1 कामा L2। ठीक है, इसमें हमें यह बताना है L1 लंब है L2 पर, परपेंडिकुलर है, ऐसा ये प्रश्न में दिया है। L1 L2 पर लंब है तो 3 प्रकार के संबंध बेसिक रूप से आपको बताए गए थे: स्वतुल्य संबंध, सममित और संक्रमक संबंध। इन तीनों को हमें चेक करना है कि ये संबंध किस पे लागू होता है, ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है या नहीं है। तो पहला हम चेक करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध के लिए क्या है? इसको रिफ्लेक्सिव, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी अगर स्वयं का स्वयं से दिया हुआ संबंध परिभाषित होता है तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। यहां संबंध दिया गया है कि लंब का, तो कोई भी रेखा स्वयं के लंबवत है क्या? ये रेखा मैंने खींचा, ये रेखा सपोज कर लो ए बी रेखा है, ये क्या स्वयं के लंबवत है, परपेंडिकुलर है? स्पष्ट रूप से यह लंबवत नहीं है, स्वयं के लंबवत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं? L1 नॉट परपेंडिकुलर टू L1, सेल्फ के परपेंडिकुलर नहीं है,
इसलिए ये संबंध क्या है, स्वतुल्य नहीं है। एक संबंध चेक हो गया। दूसरा संबंध इसमें है सममित। तो L1 अगर L2 के लंबवत है तो L2 भी L1 के लंबवत होगा, ये भी तय है। जो संबंध पहली लाइन का दूसरी लाइन से है, दूसरी लाइन का पहले लाइन से भी वही संबंध है, सेम उसी तरीके का संबंध है। यानी AB belongs to R, this implies that B, A belongs to R। तो यहां R क्या है, सममित संबंध है, सममित संबंध है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये सममित है। और तीसरा संबंध जो हमारे पास है वो है संक्रमक। इसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं, सममित को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए भी जो कंडीशन है वो फंक्शन में आपको पढ़ाया गया है। AB belongs to R, BC belongs to R, this implies that AC belongs to R। ठीक है, L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है L3 के। तीन रेखाएं हमने इस समुच्चय से लिया है। तो हमें चेक करना है क्या L1 परपेंडिकुलर होगा L3 के। निश्चित रूप से आप देखिए, ये एक रेखा है, सपोज कर लो कि ये रेखा हमने L1 लिया है, ये दूसरी रेखा हमने L2 लिया है, और L2 के लंबवत है एक तीसरी रेखा जिसको हमने L3 लिया है। तो देखने से पता चल रहा है कि L1 और L3 में लंबवत का संबंध नहीं है, इसलिए ये संक्रमक संबंध नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या होगा, सममित। ठीक है, तो सममित का ऑप्शन यहां पे जो दिया गया है वो आर सममित है। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये राइट है, ये नोट कर ले। और ठीक इसी तरीके से अब हम दूसरा एक पहले का बी देखते हैं। इसमें पूछा गया है एक मैट्रिक्स है जो m बाई n ऑर्डर की है, दूसरी मैट्रिक्स है n बाई p ऑर्डर की है। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा, इनका जो गुणनफल आएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो सिंपली इसका ऑर्डर, ये पहला रो, पहले का रो और दूसरे का कॉलम लिया जाता है, तो ये m बाई p कोटि का होगा। ये आंसर आपको मिलेगा। ये है आपका m बाई p थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आंसर जो है वो थर्ड है। तीसरा इसका गा यानी सी पार्ट, इसमें है एक्स वाई d2y बाई dx2 प्लस एक्स dy बाई dx होल स्क्वायर माइनस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू 2। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण। इस अवकल समीकरण का घात पूछा गया है, इसकी घात क्या होगी। ठीक है, तो घात हम कैसे डिसाइड करते हैं। किसी अवकल समीकरण में हम उच्चतम कोटि देखते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है। कोटि क्या है इसका, सेकेंड ऑर्डर का यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर पर घात ये कितनी लगी है, तो इस पर जितनी घात होती है वही पूरे अवकल समीकरण की घात होती है। तो घात यहां पे ए का आंसर में आएगा और ये ऑप्शन है आपका सेकंड। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका है आंसर। और घा ये देख लीजिए, व्यंजक यहां दिया है i डॉट आई माइनस जे डॉट जे प्लस के डॉट के। इनका मान कितना होगा, तो इसको सॉल्व करने पर हमें पता है कि i और i सेम डायरेक्शन में है, तो i डॉट आई 1 होता है।
जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा, 1 से 1 कैंसिल, फाइनल आंसर आपका 1 आएगा। और इसका आंसर भी आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, घा के बाद अंगा। अंगा में देखिए, इसमें एक इंटीग्रेशन दिया है 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट tan x। इसका मान बताना है कि इस इंटीग्रल का मान क्या होगा। तो ऐसी स्थिति जब भी आपको देखने को मिले, ये स्थिति, या इसको साइन अपॉन कॉस में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो कन्वर्ट करने पर ये एक नया रूप आपको मिल जाएगा, cos x अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट cos x dx। इसका चेंज फॉर्म ये आएगा। ठीक है, तो इस रूप में या इस रूप में अगर कोई इंटीग्रल आपको प्राप्त होता है तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली इसका आंसर जो यहां अपर लिमिट है पाई बाई 2, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, ये टाइप यहां tan की जगह पे काट हो तब भी चलेगा, यहां cos की जगह पे साइन है तब भी वही होगा। ये साइन प्लस cos अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट cos, ऊपर साइन है तो भी इस टाइप के जो भी इंटीग्रेशन आपको प्राप्त हो उनका आंसर आप बिल्कुल रटे रहिए, पाई बाई 4 होता है। ठीक है, और अगर इसको पूरा सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए फिर इसमें हमें क्या करना होगा कि ये एक इक्वेशन इसको सॉल्व करके हम बिल्कुल उसी तरीके का बनाएंगे जैसे हमने अभी लिखा था, अंडर रूट cos x अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट cos x, इसको ब्रेक करके इक्वेशन 1 बना लेंगे। अब इसमें जो प्रॉपर्टी है आपको बताया गया 0 टू a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a fa माइनस x dx। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हम इसको लगाते हैं तो हमको मिलेगा अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन एक्स dx। ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। दोनों का जो हर है वो बराबर है तो जोड़ने पर अंश और के दोनों हिस्से जुड़ जाएंगे, तो दोनों ऐड करने पर आएगा 2i 0 टू पाई बाई 2, और अंश हर बराबर होगा तो फाइनल सॉल्व करने पर 1 आएगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ये बनेगा पाई बाई 2 माइनस 0, और इस तरह से i का मान आपको मिल जाएगा पाई बाई 4। क्यों? 2i बराबर पाई बाई 2 है तो 2 इसमें डिवाइड में जाएगा, 2 2 जा 4, i इज इक्वल टू 4 पाई बाई 4, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट आपके हो गए, और इससे आपके 5 नंबर तो बिल्कुल कंफर्म हो गए, यानी आप 5% के हकदार हो गए अगर आपने सही सही इन पांचों प्रश्नों को हल किया है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अच्छा अंगा का जो आंसर है वो थर्ड, इसका पाई बाई 4 ये है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का की बात करते हैं। 2 का में दिया है एक फंक्शन R2 R पे डिफाइंड है, और फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R है। तो फलन कैसा होगा? एक एक ही होगा, आच्छादक होगा कि बहुएक होगा, आच्छादक होगा, ये ऑप्शन इसमें हमें चेक करना है। तो देखिए इस तरीके का जो फलन होता है उसको हम y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। और इस तरीके का जो भी ये फंक्शन है, अगर इसका हम फिगर बनाएं तो ये पैराबोला बनता है। पैराबोला अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, और अपवर्ड पैराबोला में अगर हम यहाँ पे देखें
तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको ड्रॉ करने से देखने पर पता चल रहा है कि ये ग्राफ को दो जगह पे काट रहा है। एक से ज्यादा जगह पे अगर ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो इससे ये पता चल गया कि ये एकाकी नहीं है। ठीक है, R2 R पे ये डिफाइंड है, R फॉर सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को ये R व्यक्त कर रहा है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि ये एकाकी नहीं है, तो एकाकी नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि x1 x2 बिलोंग्स टू R कर लें, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर चलेंगे, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। यहां पर सिंगल वैल्यू नहीं है, x1 के लिए दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस x2 और एक माइनस x2, इसलिए भी हम इसको लिख सकते हैं कि f एकाकी नहीं है। दूसरी चीज है कि ये आच्छादक के लिए आपको ये बताया गया है कि अगर fx बराबर y निकल के आता है तो ऐसे कंडीशन में हम उनको आच्छादक कह सकते हैं। लेकिन यहां पे हम अगर f यानी रेंज अगर हम निकालते हैं, रेंज इसकी यानी प्रसार अगर हम निकालते हैं तो वो बराबर y नहीं आता है, या बराबर ये R के नहीं आएगा। y यहां पे क्या है, R है, तो R का ये सबसेट बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा यहां पे रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ R। और जब सबसेट ऑफ R की कंडीशन होती है तब इसको हम नॉट ऑन टू कहते हैं, यानी ये आच्छादक नहीं है। ठीक है, आच्छादक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो इसका आंसर दिया है चौथा, कि ये ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है, ना एकाकी है ना आच्छादक है। ठीक है, ये आंसर इसका क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का खा। दूसरे के खा में fx का मान दिया हुआ है, cos x gx की वैल्यू x स्क्वायर। तो फॉग इज इक्वल टू गॉफ नॉट क्लियर। ठीक है, फॉग और गॉफ इक्वल नहीं है ऐसा प्रूफ करना है तो पहले फॉग ऑफ x निकालिए। फॉग ऑफ x के लिए क्या हो गया, f ऑफ gx, f ऑफ gx, gx हमारा है x स्क्वायर, तो fx स्क्वायर, fx क्या हो गया, ये हो जाएगा cos x स्क्वायर। f ऑफ gx इसको हम क्या लिख सकते हैं, f gx, gx की वैल्यू x स्क्वायर रख दिया, और अब fx का मान cos x है तो fx स्क्वायर का मान cos x स्क्वायर होगा, fx क्यूब का मान cos x क्यूब होगा, fx पावर 4 का मान cos x पावर 4 होगा, तो यहां पे x स्क्वायर है इसलिए cos x स्क्वायर हो गया। ठीक है, और अगर हम गॉफ की बात करते हैं तो गॉफ x में भी यही आएगा, g ऑफ fx बनेगा, और fx का मान हमारे पास है cos x। तो देखिए जब यहाँ x है तो यहाँ x स्क्वायर है gx में। ठीक है, gx बराबर x स्क्वायर, और अगर यहाँ cos x रखेंगे तो ये cos x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे cos x का स्क्वायर, जिसको लिखते हैं cos स्क्वायर x। अगर यहां पे हम लिख दें sin x तो ये sin x का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये sin स्क्वायर x। ठीक है, फिलहाल हमारे पास cos x है तो हम यहां cos x रखेंगे तो ये cos x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो अब इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को देखिए कि cos x स्क्वायर और cos स्क्वायर x ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। ये प्रूफ हो गया, इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं, ये भी 1 नंबर का सवाल है। और अब हम इसके खंड गा में चलते हैं।
गामी यहां पे कॉट इनवर्स 1/√3 की वैल्यू निकालनी है, माइनस कॉट √3। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम देखते हैं 1/√3 कॉट कितनी डिग्री का मान होता है। तो इसको सीधे लिख लेते हैं, ये है 60, ये 60 यानी π/6 का मान है, ठीक है। π/3 का कॉट π/3 की वैल्यू है 1/√3। माइनस कैसे हटाएंगे, तो माइनस हटाने के लिए इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में ले चलो, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा कॉट पाई माइनस π/3, ठीक है। 180 माइनस थीटा होता है सेकेंड में, और उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा कॉट 2/3। और चूंकि ये प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि कॉट इनवर्स कॉट x का मान x होता है, इसलिए ये वैल्यू 2π/3 आंसर दे रही है, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको। ये थर्ड ऑप्शन इसका सही है, आंसर थर्ड है इसका। और अब आ जाइए दूसरे के घा में। इसमें fx इज इक्वल टू दिया है मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 0 पर इसको सतत दिखाना है। तो सतत दिखाने के लिए दो चीजें हमने आपको बताई थी कि एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होता है, दूसरा राइट हैंड लिमिट निकालना होता है, और तीसरा फलन का मान यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन। तीनों चीजें हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो कि मॉड ऑफ x है, तो मॉड ऑफ x को क्या लिख सकते हो, -x फॉर x लेस देन 0, और ये +x फॉर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो ये लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। इसका मान क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 0 0 0 माइनस के लिए यहाँ पे -x है, तो लिमिट रखोगे तो 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट अगर लेते हो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस की बात करेंगे, ठीक है। 0 प्लस की बात करेंगे तो fx ये वैल्यू भी आपको मिलेगी x टेंड्स टू 0 और प्लस में आएगा x इक्वल टू 0। x की जगह पे लिमिट अप्लाई करोगे तो इसका मान भी 0 आएगा। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी 0 आता है। तो तीनों चीजें यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों का मान 0 है, इसलिए x इज इक्वल टू 0 पर फलन सतत है, ठीक है। ये सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन दिया है तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। दूसरे का अंगा देख लो, दूसरे का अंगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें किसी त्रिभुज के 3 वर्टेक्स दिए गए हैं, 1 1 1 कॉमा में लगा के, b दूसरा वर्टेक्स इसका है 1 2 3, और c दे रखा है 2 3 1। ये किसी त्रिभुज के 3 वर्टेक्स हैं यानी शीर्ष हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये सवाल किसका है, त्रिविमीय का है, ठीक है। त्रिविमीय वाला जो चैप्टर है 3 डायमेंशनल, उससे लिया गया है, ये वेक्टर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इससे हम निकाल लेते हैं AB वेक्टर बराबर क्या होता है, OB माइनस OA, ठीक है। OB माइनस OA वेक्टर, अब इससे सॉल्व करोगे तो B माइनस A ये हो जाएगा आपका I प्लस 2J माइनस 3K प्लस 3K, और इधर आएगा I प्लस J प्लस K। इसका डिफरेंस निकालोगे तो I माइनस I 0 हो जाएगा, 0I हो गया। 2J माइनस J प्लस J आएगा, 3K माइनस K प्लस 2K आएगा, ठीक है। इसी तरीके से AC निकाल सकते हो। AC निकालने में आएगा OC माइनस OA, और OC हमारा है 2I प्लस 3J प्लस K वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है इसलिए कैप लगाना जरूरी है। A में I प्लस J प्लस K वेक्टर, ठीक है।
सिंप्लीफाई कर लो तो ये आएगा i 3 माइनस 1 यानी 2j वेक्टर और माइनस के प्लस के ये हमारा प्लस 0 के वेक्टर हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र आपने पढ़ा हुआ है वो है मॉड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी, ये वेक्टर प्रोडक्ट जिसको सदिश गुणन कहते हैं, ठीक है। उससे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आई जे के वेक्टर, इस पे कैप लगाना आपको जरूरी है। और ए बी हमारा है 0 1 2 और 1 2 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने पर आई, ये ith रो और ith कॉलम ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा 0 माइनस 4 माइनस j, और ये मिडिल का यानी सेकंड कॉलम हटा देंगे, फर्स्ट रो हटा देंगे तो ये 0 माइनस 2 आएगा। और फिर हमारा आएगा प्लस के में के वाला कॉलम और के वाला रो हटा देंगे तो 0 माइनस 1 लिया जाएगा, ठीक है। ये पूरा मॉड में रहेगा। अब इसका मॉड निकालना है तो पहले मॉड में देखो ये आएगा -4i और प्लस 2j और माइनस के, ठीक है। इसका मॉडुलस देखो क्या आता है, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 16 4 20 1 21 अंडर रूट 21/2 वर्ग इकाई, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 21/2 ये आंसर है। 21 का स्क्वायर रूट बाई 2 ये इसका आंसर हो गया। और ये आंसर आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमें 2 क्वेश्चन पूरे हमने कंप्लीट कर लिए और ये दोनों क्वेश्चन एक नंबर के हैं, इसलिए ये 10 नंबर का सवाल आपका पक्का हो गया। इसको इसी तरीके से आप सब अच्छे से गौर करके देख सकते हो, समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करो, यहाँ पे सारे खंड चूंकि आपको करने हैं इसलिए हर क्वेश्चन के हर खंड को अटेम्प्ट करना है। जहां पे ऑप्शन दिया है उसके पहले आपको बताया गया है कि यहाँ एक ही खंड करना है या 2 करना है, जो भी है। तो इसमें तीसरे का जो बता रहा है 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर माइनस प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये देखने से क्या पता चल रहा है, इसको देखने से ही पता चल रहा है कि ये अवकल समीकरण का सवाल है, ठीक है। अब अवकल समीकरण के सवाल को कैसे हल करते हैं, पहले इनिशियल में तो आपको बताया गया है कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लें और इसके बाद तब इसको सॉल्व करें। तो यानी एक साइड में एक वेरिएबल और एक साइड में दूसरा वेरिएबल, 2 वेरिएबल है x और y, तो एक तरफ x वाले टर्म कर लेते हैं और एक तरफ हम y वाले टर्म कर लेते हैं। तो इसके लिए पहले हमको ब्रैकेट खोलना पड़ेगा और इस ब्रैकेट को जब हम खोलते हैं तो ये ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाला पार्ट एक तरफ कर लेते हैं, तो y माइनस ए वाई स्क्वायर एक तरफ हो गया, ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये इधर आएगा तो साइन चेंज होगा, x डी वाई बाई डी एक्स हो गया। इन दोनों में आप देखिए तो हमको कॉमन मिल सकता है यहाँ पर क्या, डी वाई बाई डी एक्स, तो a प्लस एक्स बचेगा, ए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया। अब इनको वेरिएबल सेपरेबल बनाइए, तो एक तरफ ये आपका हो जाएगा डी वाई वाई माइनस ए वाई स्क्वायर और इधर आएगा डी एक्स ए प्लस एक्स, 2 पार्ट में हो गया, ठीक है। अब इनको क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करना है यानी इंटीग्रेट करना है।
तो इंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि ये जो हमारा है ये क्या बन रहा है, इसको हम y कॉमन ले लें तो 1 माइनस ए वाई बनेगा, ठीक है। और इसको a प्लस एक्स को अगर हम t मानकर चलें, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से, तो ये dt बाई टी लॉग टी सीधे सीधे बन जाता है। तो t का मान a प्लस एक्स, इसको सीधे लिख सकते हो। अब ये जो हिस्सा बच रहा है हमारा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें आंशिक भिन्न का सहारा लेना पड़ेगा, और इसके लिए हमें यहां लिखना पड़ेगा 1 अपॉन ए वाई, 1 माइनस ए वाई बराबर a अपॉन वाई प्लस b अपॉन 1 माइनस ए वाई। ऐसा हम मान के जब चल रहे हैं तो 1 बराबर a 1 माइनस ए वाई प्लस बी वाई, ये एक इक्वेशन बन गई। इसमें y बराबर 0 अगर हम रख देते हैं दोनों ओर, तो हमको मिलता है 1 बराबर a 1 माइनस 0 प्लस b इंटू 0, यानी a का मान 1 आ गया, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि y का मान 1 बटे a अगर रख दिया जाए तब क्या होगा, तो ये बनेगा a इंटू 1 माइनस 1। 1 बटे a रखोगे तो a गुणे 1 बटे a कैंसिल हो जाएगा, a 1 बचेगा, और b गुणे 1 बटे a आएगा, ठीक है। तो ये 0 हो गया और a बराबर b आ गया, ये बन गया। अब इसका मान, इन दोनों का मान, a का मान 1 है और इसका मान जो है b का मान 1 है, ये रख दिया जाए तो ये 1 अपॉन वाई बनेगा, यानी इसको लिख सकते हो 1 अपॉन वाई प्लस a बटे b का मान और 1 माइनस ए वाई। और अब इसका इंटीग्रेशन ठीक उसी तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे? log y का हो जाएगा ये दिस a 1 अपॉन 1 माइनस ए वाई डी वाई बराबर log a प्लस एक्स प्लस दिस, ये log y हो जाएगा, ठीक है, a। और यहां पे इसको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस ए वाई बराबर t, तो माइनस ए डी वाई बराबर डी टी, dy बराबर माइनस 1 अपॉन ए डी टी बन जाएगा। तो a इंटू माइनस 1 अपॉन ए और ये डी टी अपॉन टी, यानी log a प्लस एक्स प्लस log c, इसको लिख सकते हो, ये log c बन जाएगा। क्योंकि हर टर्म में यहां पे log बन रहा है तो इसको log c लिख सकते हो। ये a से a कैंसिल हो रहा है, तो log y बराबर log y माइनस ये 1 अपॉन टी का log t बन जाएगा, और इधर log c a प्लस एक्स लिख सकते हो, ठीक है। log m प्लस log n के रूप में आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका log y माइनस log 1 माइनस ए वाई, ठीक है। अब देखिए इसको यहां से हटा दें तो अब हम इसको, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जा रहा है, क्वेश्चन लंबा है, बहुत ही केयरफुली इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये बन गया हमारा log y अपॉन 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू log c a प्लस एक्स, ठीक। अब देखिए दोनों तरफ log को आप हटा सकते हैं, तो log हटाएंगे तो y अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू सी ए प्लस एक्स, देन y इज इक्वल टू 1 माइनस ए वाई सी ए प्लस एक्स, ये इसका आंसर लिख सकते हो। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा लंबा जरूर रहा, लेकिन इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको थोड़ी मानसिक कसरत करनी पड़ी। तो ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अब आइए तीसरे के हाँ पे हम बात करते हैं, पोज करके इसको आप पूरा नोट कर सकते हो।
तीसरे का खा क्वेश्चन में ये लिखा है कि एफ एक फंक्शन है जो ए से बी पर डिफाइंड है, जी एक फंक्शन है जो बी से सी पर डिफाइंड हो रहा है, बी टू सी, ठीक है। और सिद्ध करना है कि अच्छा ये जो एफ फंक्शन है ये एक एकि फंक्शन है, एफ एक एकि है, और जी भी एक एकि फंक्शन है, वन वन फंक्शन है, ठीक है। और तो आपको प्रूफ करना है कि गॉफ जो है ए से सी पर एक एकि फंक्शन होगा, ठीक है, एक ही की फंक्शन होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि मान लिया हमने x1 x2 बिलोंग्स टू ए, जो इसका डोमेन है f का, उससे हम कोई दो एलिमेंट इस तरीके के मान लेते हैं कि x1 इज इक्वल टू सच दैट x1 इज इक्वल टू x2। तो चूंकि ये एक ही है इसलिए इसको लिख सकते हैं fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। क्यों? क्योंकि f एक ही है। और इसी तरीके से g भी एक ही है, और g जो है वो b से c पर जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो g ऑफ fx1 इज इक्वल टू g ऑफ fx2, ऐसा लिख सकते हो ना, ठीक है। तो ये जब आ गया हमारा, तो इससे हम लिख सकते हैं इसको, दिस इंप्लाइज दैट गॉफ एक एकि होगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि जो v है, जो fx1 आया है हमारा, वो इसका डोमेन है, ठीक है। तो fx1 डोमेन है, ये क्यों लिखोगे? ये इसलिए लिखोगे क्योंकि g एक एकि है, ऐसा यहां लिख देंगे। तो इन ऐसा जब हमें प्रकट हो गया तो इससे हम लिख सकते हैं कि गॉफ एक एकि होगा, प्रूफ हो गया। और किस पे प्रूफ हो गया? ये ए से सी पर आ जाएगा। तो ये दूसरा पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। और अब इसके बाद तीसरा पार्ट देख लीजिए, बहुत ही इसका सरल सवाल है। गामे 1 2 3 -4 2 5 और बी ये मैट्रिक्स है 2 4 2 4 3 और 3 5 1। अब इसको हमें ए बी निकालना है और बी ए निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है। तो ए बी, ए को लिख लो 1 2 3 -4 2 5, और ये 3/3 की मैट्रिक्स है, और ये 2 4 3 और 3 5 1, ये कैसी है? ये 3/2 की मैट्रिक्स है। तो अब ये ये है आपका 2/3 की मैट्रिक्स, और ये है 3/2 की मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई इसका हो सकता है 1 2 जा 2 प्लस 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर 1 3 जा 3, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, एंड -4 into 2 8, 2 4 जा प्लस 8, 5 3 जा 15, और इधर आ गया -12 प्लस 10 प्लस 5। सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो 9 8 17 तो 19 हो गया, ये कैंसिल, 15 आ गया, और 10 6 16 हो गया, 15 में 12 घटेगा, 3 आएगा, ये आएगा ए बी। अब बी ए निकाल सकते हो, बी ए भी इस तरीके से आपका आ जाएगा 2 4 3 3 5 1 इंटू 1 2 3 पहला रो, -4 2 5 दूसरा रो,
इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारा 1 आ गया, 2 1 जे 2। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपका बी हमारा क्या है, 3/2 है और ये 2/3 है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2 आएगा, 3 चौक 12 आएगा, ठीक है। फिर 2 दूना 4, 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 3 6, 3 5 15, ठीक, इसको ये लिख लिया। और 4 एकम 4, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 5 दूना 10, 4 तिया 12, 5 25, ठीक है। 3 एकम 3, 1 इंटू -4, 3 दूनी 6 प्लस 2, 3 त्रिका 9 प्लस 1 पंची 5। सॉल्व कर दो इसको। 12 में 2 घटेगा -10, 20 में 4 घटेगा 16, 3 में 4 घटेगा -1, 6 4 10, 10 8 18, 6 2 8, 15 6 21 और 25 12 37, 9 5 14, ये बी ए हो गया, ठीक है। ए बी हमने यहां निकाल लिया, ये ए बी निकल आया और ये हमारा बी ए निकल आया। तो इस तरीके से 3 का भी हमने कर लिया, ठीक है। और तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है।